आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट के बारे में। मतलब यहाँ पर उन फॉर्मूले की चर्चा होती है जहां पर आप लोगों को कई बार बड़ा डर लगता है पता नहीं क्या क्या चीजें लिख दी हैं। उन्होंने बोला कि एक इनफाइनाइट बहुत लंबा सा वायर है, एक आर रेडियस का एक सिलेंडर, इसके अंदर ये वायर रखा हुआ है और यहाँ पर क्या भरा है, एक पुअरली कंडक्टिंग मीडियम। तो जरा इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझना। यहाँ पर आपका बहुत सारा चार्ज है। अब ये चार्ज क्या करना चाहेगा? आपने कहा इस चार्ज के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। बेटा किस नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी? कि एक बल्ब जल रहा है और बल्ब की रोशनी आगे की तरफ निकलेगी। अगर एक पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है और आगे जा रही है, तो वो एक स्फेरिकली चलेगी आगे की तरफ, क्योंकि उसको चारों तरफ जाने की छूट है या चारों तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। आपने कहा कैसे, मतलब क्यों? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है पेन किलर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और मैं हूं शिवेंदु मिश्रा। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट के बारे में। मतलब यहां पर उन फॉर्मूले की चर्चा होती है जहां पर आप लोगों को कई बार बड़ा डर लगता है, उनको लगता है पता नहीं क्या क्या चीजें लिख दी हैं, क्या है वीडी, क्या है सिग्मा, क्या है रेजिस्टिविटी, क्या है मोबिलिटी, ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती हैं। और साथ ही साथ इस पर तो धमाल जेई मेंस ने भी मचाया है और जे एडवांस में भी मचाया है। जे एडवांस में भी जब 2016 में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए थे, बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए थे, और बच्चे कई जगह ढूंढ रहे होते कि सर ऐसे क्वेश्चन कहां मिलेंगे जहां पर आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू का एप्लीकेशन बहुत अच्छा मिल सके। क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर जो आपने कैलकुलेशन की, फॉर्मूला बेस्ड की है, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे देखना है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा चर्चा है एप्लीकेशन ऑफ जे बराबर सिग्मा ई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिस पर बहुत सारी बातें होंगी। इसके एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की इन केस ऑफ करंट्स। किस तरीके से हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, बेसिक रूल क्या रहता है और उसे हम कैसे समझें। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट की अगर मैं चर्चा करूं बेटा, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन के पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन पर आ जाते हैं, क्योंकि एक बेसिक सा रिवीजन तो सबका बनता है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे दोस्त मेरे, कि क्या क्या पढ़ा है तुमने इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट में, तो आपने कहा कि सर देखो, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करता हूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट, अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट क्या कहता है? आपने कहा देखो सर, हम लोगों को बेसिक चीज पता थी, हमने करंट के फ्लो को समझने की कोशिश की और हमने इस बात को समझा कि अगर किसी में भी एक करंट का फ्लो जा रहा है, तो करंट को हम लोग लिख देते थे आई बराबर एन ई, वेयर ई इज द चार्ज कैरियर। अगर ये चार्ज कैरियर कोई डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पर क्यू चार्ज भी आ जाएगा। ये बेसिक चीज आपने समझी होगी, बेसिक फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा। इसी पर हम लोग बात करते हैं जे, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इन डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। और अगर मैं ई के टर्म्स में लिखता हूं, तो यहां पर अगर ये वीडी किसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहां माइनस साइन जरूर लिखना चाहिए। और हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, वो करंट की विपरीत दिशा में होती है। कन्वेंशनली हम इस बात को मानते हैं कि करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जबकि किसी सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब तक कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात नहीं हो रही, तब तक वहां पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते हैं। तो सामान्यतः करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के मोशन की दिशा के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। इस बात को अपने को दिमाग में रखना है। यहां से हमने जे की बात की थी, और जे को एन ई इंटू वी डी की तरह लिखा जा सकता है। इसी के साथ आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन भी की, डिफरेंट तरीके से इसकी कैलकुलेशन की। इसके बीच में, इसमें भी काफी इन डेप्थ बातें इन्वॉल्व हैं, मैंने लेक्चर के अंदर कवर भी किया हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा, दैट इज ऑफ द आईएनपीएचओ 2011, जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के कितने और तरीके पॉसिबल हैं, उसका भी डिस्कशन हमारे पास आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। और मन में डाउट भी आता है ना भैया कि सर, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर भाग रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रही है, वो एक्सीलरेटेड हो रहा है, तो भाई एक्सीलरेशन अगर इनफाइनाइट टाइम तक होता रहे, बहुत लार्ज टाइम के लिए होता रहे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज नहीं भागने लग जाएगा? बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन वापस
चलता है वापस टकरा के अपने मोशन को रैंडमाइज कर देता है। इसलिए बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट ऑफ कोलिजन ये मोशन एक एक्सेलरेटेड ना होके एक तरीके का ड्रैग मोशन हो जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म स्टेडी वेलोसिटी, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, उससे चलना शुरू कर देते हैं। इट गिव्स यू इफेक्ट ऑफ अ स्टोक्स लॉ। जैसे स्टोक्स लॉ इफेक्ट होता है वैसे इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। और लगातार उस इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन का एनर्जी निकल रही होती है, उसको हीट लॉस टू द रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा और दिस इज डिफाइंड एज E इंटू E बाई M इंटू टाउ। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में रहती है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अपोजिट दिशा में रहेगी तो Vd अपॉन E, अगर मैं इसकी बात करूं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं, दैट इज E टाउ बाई M। मोबिलिटी का मतलब होता है कि कितना क्विकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द टर्म मोबिलिटी। ये तो बेसिक फॉर्मूले की बात होगी। यहीं पर जब हम Vd की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो यहां पे हमारे पास J बराबर निकल के आ जाएगा बेटा NE, और Vd में एक और E आ गया तो कितना हो गया NE स्क्वायर टाउ बाई M इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको पता है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी दिशा में तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे। तो यहां से दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और इसको हम लोग बात बोल देते हैं कंडक्टिविटी। तो इसको लिख देते हैं J बराबर सिग्मा इंटू E, या लिखा जा सकता है E अपॉन रो, और दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। इसको क्या बोल देते हैं बेटा हम लोग? माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंसीज को भी देखा और आपने समझा कि जब हम सिग्मा की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, फॉर द केस ऑफ कंडक्टर अगर आप बात करें, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ टाइम बिटवीन टू कोलिजन घट जाता है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, जब तक बहुत बड़ा चेंज ना हो, नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, राइट। सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होते हैं, माइनर चेंजेस हमेशा पॉसिबल रहता है बेटा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जब टाउ घटता है तो कंडक्टिविटी भी घट जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, बट ऐसा सेम फिनोमिना सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में नहीं होता है। स्पेसिफिकली अगर सेमी कंडक्टर की बात की जाए तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ टाउ तो घटता है, बट एन बहुत डोमिनेटली इंक्रीज करता है, डोमिनेटेड है। तो एन का इंक्रीमेंट बड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है और डोमिनेटेड तरीके से इंक्रीज कर जाता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो वी कैन वेरी सिंपली से अगर एन बढ़ गया तो ये एन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो टाउ घटने से फर्क नहीं पड़ता, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने समझा है, पढ़ा है, देखा है और जाना है, पहचाना है। तो हमने एक बार बेसिक चीजें आपको रिवाइज करा दी, लेकिन अब पॉइंट आता है कि हम किस तरीके से इनको अप्लाई करने वाले हैं। और यहां पर सबसे बड़ा एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा चीजें जो पूछी जाती हैं, दैट कम्स आउट टू बी द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ और बेस्ड कई सारे कैलकुलेशन, कई सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जेईई एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पहले एक छोटा सा पॉइंट गॉस लॉ और इसको मिला के पूछते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से क्विकली सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में चेंज हो रहा है, जब मटेरियल चेंज होगा बेटा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। तो यहां बोला जंक्शन इज S1 एंड S2 तो द करंट इज I एंड S1 एंड S2, बेसिकली S1 को ये यहां पर कंडक्टिविटी लिखा जा रहा है सिग्मा 1 और S2 को यहां पर सिग्मा 2 से दर्शाया जा रहा है। आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द टू कंडक्टर्स, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। कितना चार्ज होगा जंक्शन ऑफ द टू मटेरियल इन द फिगर, इस फिगर में कितना चार्ज हो रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहां से बात करें तो वी कैन वेरी सिंपली से ये E1 है, ये E2 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो नेट फ्लक्स कितना गया बेटा, E1 अंदर गया, E2 बाहर आया, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, E2A माइनस E1A। यहां पर हम फटाफट अपना एक गॉस लॉ का बहुत प्यारा सा यूज है। तो जब भी जंक्शन की बात की जाती है, हमेशा जब भी करंट फ्लो करता है तो जंक्शन में एक चार्ज का डिपोजिशन आता है टू मेंटेन द स्टेडी करंट।
स्टेडी करंट को मेंटेन करना, क्योंकि एक जगह कंडक्टिविटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन तेज भागना चाहता है, और जहां कंडक्टिविटी कम है वहां इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भागना चाहता है। तो इस तेज आते हुए इलेक्ट्रॉन को और इस धीरे भागते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर सेम स्पीड से भगाना है, सेम फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन करना है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, उसके लिए हमें यहां वालों को थोड़ा रोकना पड़ता है, ताकि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इधर वालों को धक्का दे एक्स्ट्रा, और इधर वालों को जो तेज आ रहा है उनको रोके। इस तरीके से अगर हम समझे तो हम बोल सकते हैं कि जैसा इस सिचुएशन में दिया गया सिग्मा 1, यहां की कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ घुस रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ज्यादा तेज भागने की कोशिश करेंगे, और यहां पर स्लो होगा मामला। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इनको अपोजिट डायरेक्शन में रोकेगा कि भाई धीरे धीरे चल, आगे वाले धीरे धीरे चल रहे हैं, तुम भी धीरे धीरे चलो, ताकि सब एक जैसे एक ही सीक्वेंस में एक ही स्टेडी स्टेट के साथ चल पाए। इसलिए यहां पर एक चार्ज का डिपोजिशन हो रहा होता है। तो दैट इज सिंपली इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, मैंने कहा E2 E1 की वैल्यू को अगर देखें तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं देखूं तो J दैट इज द करंट डेंसिटी दैट इज सिंपली इक्वल टू I अपॉन A, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 टाइम्स ऑफ E1, और सिमिलरली दोनों में करंट डेंसिटी सेम है तो I अपॉन A इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ E2। ये तो लिखा जा सकता है। यहां से E1 E2 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट E1 इज सिंपली इक्वल टू I अपॉन A सिग्मा 1, और E2 इज सिंपली इक्वल टू I अपॉन A सिग्मा 2। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दूं तो वी कैन वेरी सिंपली से I अपॉन A सिग्मा 2, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा 2 माइनस 1 अपॉन सिग्मा 1, इट शुड बी इक्वल टू जो अंदर का चार्ज है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया था यहाँ पे, एरिया से ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एक लाइन में आपके पास बहुत ही प्यारा सुंदर सा आंसर निकल के आ जाता है, दैट Q इनक्लोज्ड इज नथिंग बट I टाइम्स ऑफ 1 अपॉन सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन सिग्मा 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रो 1, सॉरी रो 2 है, रो 1, ये 2 है ये 1 है, ठीक है ना। तो दिस इज द चार्ज डिपोजिशन, और यहां पर आप माइक्रोस्कोपिक लॉ का बहुत बेसिक एप्लीकेशन यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास देखने को कई जगहों पर मिलता है। बट इसी के साथ अगर मैं एक कहानी की बात करूं जहां पर जे एडवांस ने बात की थी, लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत सारी बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। हम AI ट्रिपल के एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझने वाले हैं, और उसके थ्रू कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को भी मैं समझाऊंगा आज। तो आज की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है जे एडवांस 2016 का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन, फिर उसके साथ हम लोग चलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर, जहां पर हम और बेहतरीन एप्लीकेशन को देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। बोला गया है एन इनफिनिट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हियर इट इज लैम्डा, राइट, lambda lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r at time t बराबर 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon naught and the electrical conductivity sigma, ये s थोड़ा सा लेटर्स चेंज हो गए। The electrical conduction in the material follows Ohm's law. Which one of the following graph best describe the subsequent variation of the magnitude of the current density Zt at any point in the material? किसी भी पॉइंट पर मटेरियल में कैसे वेरिएशन होगा किसका बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको दे दी गई है। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़े प्यारे क्वेश्चन की तरह पूछा गया, और इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सभी मेरे दोस्त एक बेसिक सा पॉइंट यहां लिखते हैं। क्या बोला गया, क्वेश्चन को पहले बेहतर तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं आगे इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बेहतर और समझा पाऊंगा, और वहां पर हम लोग बहुत बेहतरीन अप्रोचेस को फॉलो कर पाएंगे। अब जैसे उन्होंने बोला कि एक इनफाइनाइट बहुत लंबा सा वायर है, एक आर रेडियस का एक सिलेंडर, इसके अंदर ये वायर रखा हुआ है, और यहां पर क्या भरा है, एक पुअरली कंडक्टिंग मीडियम है। क्या है बेटा, ये पुअरली कंडक्टिंग मीडियम। अच्छा, इन सब क्वेश्चन की ना थोड़ी फीलिंग कम आ पाती है, तो जरा इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझना। यहां पर आपका बहुत सारा चार्ज है, आपने कहा है, अब ये चार्ज क्या करना चाहेगा, आपने कहा इस चार्ज के कारण
यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। बेटा किस नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी? आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डेवलप हो जाएगी बाहर की तरफ। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ डेवलप हो गई तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, हमने ये पढ़ा। और ये रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ होती है ऐसे। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप होगी तो क्या होगा? आपने कहा सर यहां पर बोला गया पुअरली कंडक्टिंग मीडियम, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मतलब ये चार्ज के बगल वाला जो होगा वो चार्ज निकल के इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने चार्ज को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। और इस कारण लगातार ये चार्जेस यहां से ट्रेवल कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड कारण आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पर जो ये चार्ज डेंसिटी होगी वो लगातार डिक्रीज करती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट क्लियर है बेटा? तो अपन एक बात करते हैं, अपन एक इस एल लेंथ की बात करते हैं, ठीक है ना, इस एल लेंथ की बात करते हैं ताकि अपने पास थोड़ी सी बेसिक सी कहानी बहुत प्रॉपर तरीके से निकल कर आ सके। तो आपने कहा कि सर देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी भी आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज डिफाइंड एज 2k लैम्डा बाई आर, तो यहां पर अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। और जो जे होगा ये क्या है? वही तो चार्ज कैरियर है। और अगर मैं जे को लिखूं तो करंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा जे, और अगर ये किसी आर रेडियस पे बात करें तो यहां पर ये भी तो एक सर्कल बनाएगा, ये भी एक सिलेंडर बनाएगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये कर्व्ड एरिया ऑफ, तो जे बराबर अगर मैं लिखूं बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना, दैट इज आई अपॉन ए। यहां एरिया ए क्या होता है? ए इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शन? आपने कहा क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जब उस करंट के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब करंट जब बाहर आएगी तो परपेंडिकुलर मतलब कर्व्ड सरफेस हो गई। तो आपने कहा कर्व्ड सरफेस का मतलब, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है? तो वी कैन वेरी सिंपली से सर जो कर्व्ड सरफेस का एरिया है इट इज नथिंग बट आई अपॉन 2πr इंटू एल। यही तो बन गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता तो मैं लिख सकता था आई अपॉन 2πrl, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2k लैम्डा बाई आर। तो यहां से आई को हम लिख सकते हैं dq बाई डी टी, इट इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा इंटू 2k बाई आर। तो आर से ये वाला आर तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 2πl ऊपर चला जाएगा, 2k, और लैम्डा यहां पर कितना हो जाएगा? वी कैन वेरी सिंपली से इट इज डिफाइंड एज 2π इंटू एल, और यहां पे एक लैम्डा और आ गया। अच्छा लैम्डा इंटू एल को मैं देखूं तो मैं यहां का जो चार्ज इनक्लोज वही लिख सकता हूं। अरे बोलो हाँ या ना? तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो लैम्डा इंटू एल की बात करते हैं तो डी क्यू बाई डी टी इट इज सिंपली डिफाइंड एज लैम्डा इंटू एल क्या हो गया? आपने कहा क्यू इन एल लेंथ। तो अगर यहां से चार्ज निकल रहा है तो इसी चार्ज का तो डिसइंटीग्रेशन हो, तो सॉरी यहीं से तो चार्ज बाहर निकल के जा रहा है, तो चार्ज यहां से खाली हो रहा है, तो मतलब यही इसी का रेट ऑफ चेंज तो है। तो इसको मैंने क्यू लिख दिया, तो वी कैन वेरी सिंपली 4 क्या बन गया बेटा? ये सिग्मा इंटू 4k पाई इंटू स्मॉल क्यू। सिंपल सी कहानी ये बन गई। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा बस अपना काम हो गया बेटा। तो अगर हम यहां पर देखते तो मैं लिख सकता हूं तो डी क्यू अपॉन क्यू, अच्छा डीक्यूडिटी जो होगा आई बराबर माइनस का डीक्यूडिटी लिखना पड़ेगा, माई मिस्टेक, ये भी गलती कर दी थी मैंने जब। आपने कहा सर माइनस क्यों? मैंने कहा बेटा ये चार्ज का डिके हो रहा है इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाना मैंडेटरी है आपका, बिकॉज चार्ज इज गेटिंग डिकेड, मतलब चार्ज कम होता जा रहा है तो समय के साथ चार्ज घट रहा है, तो आई मतलब उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है निकल के। तो सिग्मा इंटू 4k पाई डॉट डी टी विद अ नेगेटिव साइन, प्लीज मेंशन नेगेटिव साइन एवरीवेयर। इनिशियल चार्ज कितना था? आपने कहा लैम्डा इंटू कैपिटल एल था, या लैम्डा नॉट इंटू कैपिटल एल था। इनिशियली चार्ज कितना था? फाइनल कितना हो जाएगा? आपने बोला लैम्डा इंटू स्मॉल एल रह जाएगा, कैपिटल एल रह जाएगा, टाइम जीरो पे ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एल एन, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, फ्रॉम लैम्डा नॉट एल टू लैम्डा एल, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4, अच्छा के को 1/4 पाई, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको, के को 1/4 पाई लिख दिया तो इंटू टी विद अ नेगेटिव साइन। तो एल एन लैम्डा एल अपॉन एल नॉट, तो यहां से सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ जाएगी। किस तरीके से आपकी चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही होगी, तो आप यहां पे बोल सकते हैं एल एन
लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन, ठीक है, सही लिखा है सब कुछ, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी, ठीक है ना। तो यहां से लैम्डा बराबर आ जाएगा लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। ये हो गया चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन ऑन द वायर। वायर पे चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी कर रही होगी पता चल गया। और अगर ये पता चल गया तो हमसे पूछा क्या गया, इट इज आस्क्ड की जेटी का वेरिएशन। तो जे बराबर क्या हो गया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो जे बराबर तो बहुत सिंपल है, जे बराबर क्या, 2k लैम्डा बाई आर, यही तो है। जे क्या है, 2k लैम्डा बाई आर। तो हमने कहा भैया देखो हमको ये पता चल गया है, तो हमने कहा देखो जे करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, आपने बोला 2k लैम्डा बाई आर इंटू सिग्मा। तो इट्स सिंपल डिफाइंड एज सिग्मा इंटू 2k को लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा को लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अपॉन में कुछ छूट गया आर, हाँ, टुक्की टुक्की कैंसिल, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दिस इज द जे। और जे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी आर पे आप अगर आर का फैक्टर कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जा रहा होगा, द फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन था। एंड आई वॉन्ट, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक यही सेम छोटा सा क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से फ्रेम किया। अगर उसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं, रिश्ता वही सोच नहीं, तो जल्दी से सोचो और बता दो फटाफट। जब रिश्ता वही है सोच नहीं है तो कहानी को जरा थोड़ा सेटल कर लेते हैं। आपसे बोला गया द स्फीयर ऑफ रेडियस a and charge q is placed in a poorly conducting medium surrounded by another spherical shell of radius b as shown in the figure if j is equals to sigma kq by r square। ऐसा आपको दे दिया गया, नहीं भी दिया तो मानना पड़ता भाई मेरे यही होगा, है ना। ये तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन और आसान हो गया है ना। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बता पाएंगे क्विकली सभी बच्चे? तो आपने कहा सर बहुत आसान सा काम हो गया। यहां पर आपका सिग्मा मतलब यहां पर अगेन ये प्लस चार्ज है, और जब ये प्लस चार्ज होगा तो बिकॉज ऑफ पुअरली कंडक्टिंग मीडियम इन स्पेस, इस जगह पर यहां पर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को फटाफट ट्रांसफर करके आउटर सरफेस पे लेकर जाएंगे। अरे बोल हाँ या ना, लेकर जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? आपने कहा सर बिल्कुल लेके जाएंगे, और ये अर्थिंग उसको नीचे ठोकती रहेगी ठोकती रहेगी ठोकती रहेगी। तो आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अंदर वाले की बात करें, कि मेंशन नहीं किया गया शायद, तो अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर वाला शेल है अंदर वाला स्फीयर है, इस तरीके से भी सोचना होगा। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूं किसी क्षण किसी पल यहां पर चार्ज क्यू था। अब अगर मैं चार्ज क्यू की बात करूं तो यहां पे चार्ज का डिके कैसे हो रहा होगा जरा ध्यान से समझा जाए। तो क्या अब मैं इस बात को बोल सकता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कि यहां से करंट तो अब ऐसे निकलेगा, मतलब यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? आपने कहा 4 पाई r स्क्वायर। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो मेरे पास जे तो डायरेक्टली हमको बता ही दिया गया, दैट इज सिग्मा इंटू ई, और ई कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बाय डिफॉल्ट हमने लिख दिया, लेकिन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो तो मैंने जल्दी में लिख दिया, है ना। तो अब यहां पर अगर मैं जे बराबर सिग्मा इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, और जे को क्या लिख सकते हैं? आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात है, यहां आर से आर कैंसिल हो गया, और के क्यू किसी भी क्षण पे चार्ज होगा क्यू, तो आई बराबर मैं लिख सकता हूं अगेन आई बराबर माइनस का डी क्यू बाई डी टी। जो यहां से चार्ज निकल के जा रहा होगा वही तो उसको लिखेंगे, तो ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा, के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये वाला 4 पाई ऊपर चला गया जो कट गया टक्कम टक्कम, और यहां पर आ गया क्यू चार्ज। किसी भी क्षण की बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू से दर्शा देता हूं कि एट ओए होए ओए होए ए हे। ठीक है, एक सेकंड बेटा, शायद थोड़ा सा चला गया इधर उधर, अरे यार पीछे हो जाता है ये। हाँ चलो बेटा एक बार जल्दी से क्विकली देखेंगे वापस से। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया
कि भाई किसी भी r दूरी पर अगर यहां पर किसी भी क्षण पे चार्ज q है, अगर किसी क्षण पे चार्ज q है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली आउटवर्ड होगी दैट इज डिफाइंड एज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो यहां पर करंट भी जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब आई में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 पाई आर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये एक बार अगर आपने देख लिया तो आपका काम सेटलमेंट की तरफ भाग जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो ये हम बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इट इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे पहले जे लिख देते, तो जे बराबर लिख देंगे आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ के इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आई कैन बी डिफाइंड एज माइनस का डी क्यू बाई डी टी। और अगर आपने ये बेसिक सा पॉइंट लिख दिया तो आपके लिए लाइव झिंगल वाला बन चुकी है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आई को लिखा मैंने माइनस का डी क्यू बाई डी टी, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा के हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड में 4 पाई चला गया, यहाँ पे क्यू चला गया, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो डी क्यू अपॉन क्यू इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी टी विद नेगेटिव साइन। इंटीग्रेट कर दो तो अगेन एल एन क्यू नॉट या इनिशियल चार्ज क्यू नॉट अपॉन क्यू, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट टी, ये बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं Q की बात करता है सिंपली इक्वल टू, या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज Q की बात करता है सिंपली इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहीं पर एक फिनोमिना अब मैं समझाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जे बराबर सिग्मा ई के एप्लीकेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग बात करेंगे अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए एक बार जल्दी से पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, और इससे बेहतर प्लेन के सामने रखा है। हाँ, बोला गया टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस ए आर प्लेस्ड एट सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डी, बहुत ज्यादा देर दे आर केप्ट इन द होमोजेनियस मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये एप्सिलॉन नॉट है, एंड रेजिस्टिविटी रो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन देम। और भाई साहब रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अब एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा इनफाइनाइट स्पेस है ना, इसमें दो छुटके छुटके टाइनी छोटे छोटे से ऐसे दो स्फीयर रख दिए गए। अब इस क्वेश्चन को समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब आपसे पूछा कि बताओ, अब सोचो पानी के अंदर, पानी मतलब कोई भी एक मटेरियल ले लो, पानी के अंदर आपने दो पॉइंट के बीच में आपने पूछा गया कि भैया बताओ कितना रेजिस्टेंस है। तो आपने कहा देखो रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, इसका मतलब एक जगह से करंट जाएगी और एक जगह से करंट आएगी। भाई यही तो कहानी होगी, तभी तो रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। अरे बोलो हाँ या ना। अगर एक जगह से करंट जाएगी, एक जगह से करंट आएगी, तभी तो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्या बात समझ में आती है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग चर्चा आ गई, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग चर्चा आ गई तो आओ जरा देखें, सोचो। यही सुपरपोजिशन से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले, समझ लेते हैं एक बार कि एक्चुअली है क्या, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत सिंपल बोलता है, जैसे अपन लोगों ने पहले भी समझा, चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग क्या करते हैं। हमने बोला गया एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा, सोचना बेटा जरा ध्यान से, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा। आपसे मैं पूछूं बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, और दोनों को वेक्टरली ऐड कर दूंगा। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा कहता है कि हम जो भी अपना कॉज है उसके इंडिविजुअल इफेक्ट को लिख लेते हैं और फिर उसके इफेक्ट को एक दूसरे से सुपर इंपोज कर देते हैं, राइट। तो जैसे हमारे पास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या था, चार्ज था, राइट। इन द वेरी सिमिलर वे हम ये सेम कहानी बैटरी से केस में भी कर सकते हैं। अगर किसी सर्किट में मल्टीपल बैटरीज लगी हुई हो और वहां पर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना, तो एक बैटरी का प्रभाव लिख दो पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, दूसरे बैटरी का प्रभाव लिख दो सर्किट में क्या हो रहा है, और जब पहले का प्रभाव लिख रहे हो दूसरे को इग्नोर कर दो, मतलब उसको एक प्लेन वायर की तरह मान लो, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा अपने को मानना है। जैसे हम यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं तो हम ये थोड़ा मान रहे हैं कि यहाँ Q2 है, हम बोल रहे हैं इसके कारण क्या होगा बस वो बताओ।
इसके कारण क्या होगा फिर वो बताओ, जो नेट क्या होगा, दोनों कारण क्या होगा, वो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, राइट। तो ये अपने पास बेसिक सा लॉ है, इसको अपने को समझ के चलना है। तो जैसे यहां पे बात करें तो इन दिस केस व्हाट हैपन कि देखो भैया, अगर मान लेते हैं कि यहां से एक आई करंट जा रही है और यहां से एक आई करंट आ रही है, आपसे पूछा गया कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपने कहा देखो रेजिस्टेंस जो होता है इट इज सिंपली इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आई, भाई यही तो होगा, क्योंकि हमें पता नहीं। अब मुझे किसी तरीके से अगर मैं मान लूं कि ये इसका ए, इसका रेडियस दिया गया है, इसका रेडियस कितना है ए, इसका रेडियस कितना है ए, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी दे दी गई डी, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एक सर्कल मानूं, तो बेटा सोचना, अगर मैं यहां से एक करंट जा रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट आई किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जे की बात करता तो जे क्या लिखता, आई अपॉन 4πr², राइट। तो अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो कितनी हो जाती, आप बोलते सर रो इंटू जे, राइट। तो अगर मैं यहां लिखता तो मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आई अपॉन 4πr² इंटू रो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब मुझे पता करना है कि इसके कारण इसके सरफेस से इसके सरफेस तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं लिख सकता हूं दैट dv इज इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी आर, अरे बोलो हाँ या ना। और कहां से कहां तक, आपने बोला आर बराबर ए से आर बराबर आर तक, जो यहां तक की दूरी है, सॉरी आर बराबर डी तक, माय मिस्टेक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आपने कहा सर ये हो जाएगा, सॉरी, इट इज इक्वल्स टू आई अपॉन 4πr² इंटू रो डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। तो जल्दी से देखना कितना आ जाएगा, माइनस का 1/r आ जाएगा, तो आई अपॉन 4π और रो ये तो बाहर आ गया, यहां बन गया माइनस का 1/r, और लिमिट आपने लगा दी ए से लेके डी तक। लिमिट आपका, अच्छा माइनस माइनस साइन पहले से कैंसिल हो जाएंगे वो, और ये एक डीवी है, तो इनिशियल वैल्यूज क्या है, आपने कहा सर ए से देख रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पर इसके सरफेस पे, वी सरफेस फ्रॉम टू द वी ए, मतलब ए बी लिख देता हूँ इसको मैं, मतलब उसको इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं बी लिख देता हूँ ताकि इजी रहे। तो वी ए और ये हो गया बी बी, तो यहां से आपके पास ये बन जाएगा बी बी माइनस वी ए, ये एक माइनस साइन ऑलरेडी था, एक और ये माइनस साइन आ गया, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको वी ए माइनस वी बी लिख के ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी इट शुड बी इक्वल टू माइनस का 1/r में लिमिट डालोगे तो 1/t, लिमिट उल्टी हो जाएगी तो 1/a माइनस 1/d हो जाएगा, तो इट सिंपली डिफाइंड एज आई रो अपॉन 4π 1/a माइनस 1/d, और ये हमको दिया गया कि d बहुत बड़ा है, मतलब अगर 1/a की वैल्यू a बहुत छोटा है और एक d बहुत बड़ा है तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो दिस टर्म कैन बी टेंडिंग टू जीरो, इसको एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहां से मान लूं कि करंट बाहर की तरफ आ रही है, तब भी तो सेम सिनेरियो बन गया बेटा। सोचो ना, मैं अगर यही सेम सिचुएशन आपके सामने, मैंने यही पेज कॉपी किया है यहाँ पे, और मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा अब इसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अब सोचो कि करंट यहां से वापस आ रही है, क्या मानो कि करंट यहां आ रही, अच्छा अगर करंट यहां आ रही होगी तो करंट रेडियली इनवर्ड आ रही होगी, मतलब करंट कुछ ऐसे आ रही होगी चारों तरफ से अंदर की तरफ। अब अगर करंट ऐसे आ रही होगी तो मैं बोलूं यहां से किसी आर रेडियस से कितनी करंट आ रही, तो आप बोलेंगे यहां पर अगर आई, क्योंकि आई करंट अगर यहां से गई है तो आई करंट यहां से आएगी भी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आई अपॉन 4πr², लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। अभी यहां पे डायरेक्शन कैसी थी बेटा, जब हमने यहां माना था बाहर की तरफ, तो ये हाई पोटेंशियल था, उधर लो पोटेंशियल था, लेकिन अब करंट अंदर की तरफ आ रही तो इधर वाला हाई पोटेंशियल है, उधर वाला लो पोटेंशियल होगा, मतलब हमारी पोटेंशियल हमेशा डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये बात अपने दिमाग में रखनी है। तो आपने कहा आई बराबर 4πr, तो आपने कहा सर अगेन वही सेम कहानी बन गई, आई अपॉन 4πr² इंटू रो, और अगर डीवी को लिखेंगे तो वही आई अपॉन 4πr² इंटू रो डॉट डी आर, और इसको अगेन आप इंटीग्रेट कर देंगे विद माइनस साइन, तो आपको अब यहां से यहां तक का वैल्यूज चाहिए, तो ये अगेन हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, वैल्यूज को आप पुट करेंगे, द सेम वैल्यू विल कम्स आउट टू, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल रहेगा, ये लो पोटेंशियल रहेगा, वी ए माइनस वी बी आई रो अपॉन 4π 1/a माइनस 1/d, और अगेन ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो अब इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बना उसको हम सुपरपोजिशन कर देते हैं, सुपरपोजिशन कर लेते हैं। तो अब सोचना जरा ध्यान से कि अगर मैं डेल्टा वी नेट की बात करूं, टोटल कितना हुआ, तो आपने बोला वी ए माइनस वी बी ड्यू टू आई इन प्लस बी ए माइनस बी बी
ड्यू टू आई आउट। भाई दोनों को सुपर पोजिशन करेंगे तो दोनों करंट ए से बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको मर्ज करना है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने जैसे ही जोड़ेंगे तो आई रो अपॉन 4 पाई यहां पे भी आया, और यहां पर भी बेटा आपका आई रो अपॉन 4 पाई ए यहां पर आ जाएगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मैंने यहां पर दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, तो आई रो अपॉन 2 पाई ए ये बन जाएगा। अगर मुझे डेल्टा भी मेरे से पूछा जाता है कितना होगा, तो आप लोगों से सर रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो डिवाइड कर देंगे, मेरे लिए एक लाइन का सिंपल सा सॉल्यूशन ये बन जाएगा। अब किसी बच्चे को लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, अरे बोलो लग रहा है क्या, दिखाऊं क्या, आई से आई गया, इट्स कम्स आउट टू बी रो अपॉन 2 पाई ए, राइट, दिस इज द आंसर, आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा, और ऐसा ही बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन AIEEE ने 2008 में पूछ चुका है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं उसके साथ फ्रेमिंग करता हूं क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है, अब उन्होंने 2008 में पूछा था ये क्वेश्चन, और ऐसा कुछ नहीं है कि अब पूछा नहीं जा सकता है, बहुत सिंपल सा पैसेज देंगे, ये सेम कंडीशंस लिखी हुई, ऐसे फटाफट क्वेश्चंस कई बार फ्रेम किए गए हैं। तो कृपया करके तैयार रहें ऐसे क्वेश्चन के लिए कि नहीं पूछा सकता है, कुछ लोग यही सोच रहे होते हैं, बहुत सिंपल सी। अब उन्होंने क्या दिया, अब सोचो कंडीशन, अब उन्होंने किस तरीके से पूछा, एक बार जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो shown in the figure, current I enters at A and leaves from D. We apply superposition principle to find voltage delta V developed between B and C. The calculation is done in the following steps. उन्होंने बोला कि B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और कैलकुलेशन को इस तरीके से करें जो मैंने अभी आपको समझाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने क्या कहा, मान लो कि करंट I एंटर कर रही है, टेक करंट I एंटरिंग फ्रॉम A and assume it to spread over a hemispherical surface in the block. Very good. Calculate the field ER. अगर स्प्रेड हो रही तो कितनी ER होगी ये आपको मानना है, तो E और J को कंसीडर करोगे, और बोला है फ्रॉम ए बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, E बराबर रो J, जिसको हमने माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोला, वेयर J इज द करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, फ्रॉम द R डिपेंडेंस ऑफ ER ऑब्टेन द पोटेंशियल VR एट R। आप VR बताओ किसी R पे कितना होगा, तो E डॉट DR से आप निकाल सकते हैं। रिपीट 1 and 3 फॉर द करंट I एंड लीविंग D एंड सुपरपोज द रिजल्ट ऑफ A एंड D, इनको सुपरपोजिशन कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन है कैसा, इसको कैसे और बेहतर फ्रेम करते, इन्होंने एक्चुअली पूरा का पूरा पॉइंट कंटेंट पे दे दिया, लेकिन अगर थोड़ा फ्रेमिंग बेहतर करते ना तो मजा आ जाता है, जैसे मैं समझाता हूं कैसे करना था। अब सोचो, एज्यूम करो कि तुम्हारे पास ये एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है, ये क्या है बेटा, स्विमिंग पूल है, क्या है बेटा, ये स्विमिंग पूल। और अब आपसे पूछा जाए बेटा कि सोचना, यहां पर ये दो पॉइंट लिए गए, यहां पर मेरे पास एक बहुत बड़ी सी बैटरी थी, ये इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, और ये यहां से इसको जोड़ दिया गया और यहां से इस पॉइंट को जोड़ दिया गया। तो क्या यहां पर एक वायर ए डाला है, ये वायर बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, सॉरी डी पॉइंट, और इन दोनों के बीच में ये दो पॉइंट रख दिए गए बी और सी, और आपसे बोला गया कि इन दोनों के बीच में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया, बताओ वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। और ये एक स्विमिंग पूल है और इसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी रो दे दी गई है। पूल में एक लिक्विड भर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी रो दे देगी। वही सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका और प्रैक्टिकली थोड़ा सा पूछ लिया मैंने। तो ये अपनी बैटरी हो गई। अब सोचो होगा क्या यहां पर। अब आपने कहा सर बी और सी में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, मैंने कहा देखो बेटा अगेन जो हमने काम किया हम उसको सोचते हैं। अगर सोचो कि अगर करंट यहां आई आ रहा है और एज्यूम करो सिर्फ यही आई आ रहा है, तो इस आई को इसके अंदर जाना है, मतलब सोचो कि एक बल्ब जल रहा है और बल्ब की रोशनी आगे की तरफ निकलेगी। जैसे अपन लोग बात करते थे, याद करो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, जो भी बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक पॉइंट सोर्स है उससे लाइट निकल रही है और आगे जा रही है तो वो एक स्फेरिकली चलेगी आगे की तरफ, क्योंकि उसको चारों तरफ जाने की छूट है या चारों तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। आपने कहा कैसे, मतलब क्यों? मैंने कहा देखो बेटा आपको जब ये मटेरियल दिया गया तो ये मटेरियल कैसा है, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोट्रॉपिक। आपने कहा आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? आइसोट्रॉपिक मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक चारों दिशाओं में हर तरफ समान है। ऊपर करंट जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है नहीं, हवा है, जाएगी तो नीचे।
तो कैसे जाएगी, तो आपने कहा इसके हर तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर, मतलब एक स्फेरिकली बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब करंट कुछ ऐसे निकल रही हो, सोचो। तो मतलब कुछ इस तरीके से करंट ऐसे निकल रही होगी, और ये इस तरीके से करंट बट रही होगी पूरे एक स्फीयर में। सोचो तो, यस और नो, क्या फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है, ये वाला बात समझ में आ रही। तो आपने कहा कि अगर करंट आई यहां से घुसी, अब मैं इसको इग्नोर मार दे थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इसको इग्नोर मारता हूं तो मैं इनके दो डायग्राम अगल बगल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे सुपरपोजिशन होगा, फिर दोनों डायग्राम को भी हम समझेंगे। तो मैंने कहा अगर यहां से करंट आई घुस रही है एज्यूमिंग, और ये मान के चल रहा है कि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, तो ये करंट ऐसे पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। तो आपने कहा अगर मैं यहां से किसी आर दूरी पर पूछता कि सर यहां पर बताओ कितना जे होगा, तो आप बोलते जे बराबर आई अपॉन 2 पाई। आपने कहा 2 पाई क्यों, क्योंकि आधे स्फीयर में बट रही, तो आधे स्फीयर का एरिया कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज इक्वल टू जे इंटू रो। तो कितना आ जाएगा बेटा, आपने कहा कि सर आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू रो, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीवी बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस का ई डॉट डी आर। अरे बोलो अगेन वही कहानी, अगेन आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। बी यहां से कितना दूरी पर है, ए दूरी पर, इनके बीच की दूरी बी है, यही देखो देखो दिया गया, देखो बेटा ध्यान से, ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, तो मतलब ए पॉइंट से एक ए दूरी पर और दूसरा ए प्लस बी दूरी पर है। तो हमने अभी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितनी है, तो आपने कहा आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू रो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल के आ जाएगा, ई डॉट डी आर करेंगे तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ई डॉट डी आर यहां कर देते हैं। ई डॉट डी आर जैसे ही करेंगे तो बेटा यहां पर कितना आ गया, आपने कहा आई अपॉन 2 पाई रो, तो बाहर आ गया, यहां हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² डॉट डी आर फ्रॉम ए टू ए प्लस बी। माइनस साइन है और डीवी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पहले पॉइंट बी है फिर पॉइंट सी है, तो यहां से वीसी माइनस बीवी इट शुड बी इक्वल टू माइनस का आई अपॉन 2 पाई इंटू रो। और यहां पर बेटा अपने पास क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन को आप करेंगे तो 1/(a-1/a प्लस बी बन जाएगा, और बी बी माइनस बी सी, क्योंकि अगेन बी वाला हाई पोटेंशियल होगा, सी वाला लो पोटेंशियल होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और वो हमारे रिजल्ट में भी दिखाई पड़ रहा है। तो वी बी माइनस वी सी इज नथिंग बट सिंपली डिफाइंड एज आई रो अपॉन 2 पाई 1/a माइनस 1/a प्लस बी। ये किसके कारण हो गया, बिकॉज ऑफ आई इन। अगर मैं यही चीज यहां मानता कि भैया देखो मान लो करंट यहां से ऐसे निकल के बाहर जा रही, अगर करंट यहां से जा रही तो करंट ऐसे चार दिशाओं से अंदर आ रही होगी तभी तो ऐसे जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है करंट इस तरीके से अंदर की तरफ आ रही है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर करंट इस तरह से अंदर आ रही तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी होगी तो इसी तरफ, क्योंकि करंट की दिशा इधर की तरफ है। तो ई बराबर अगेन लिखोगे तो यही आई अपॉन 2 पाई r² डॉट रो। अगेन आप पोटेंशियल जब कैलकुलेट करोगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो वीवी माइनस वी सेम इंटीग्रेशन, सब कुछ सेम, वही दिशा है उसी तरफ जाना है, तो वीवी माइनस वी कितना हो जाएगा बेटा, आप लिखेंगे आई अपॉन 2 पाई इंटू रो 1/a माइनस 1/a प्लस बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वीवी माइनस वी सी, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू आई आउट, ये किस कारण हुआ, आई इन के कारण हुआ। अगर मैं बेटा आपसे पूछता कि बताओ बेटा नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अगर मेरे से पूछा जाता डेल्टा वी नेट कितना है, तो आप क्या बोलते बेटा, सिंपल सी कंडीशन, आप बोलते आई अपॉन 2 पाई आई रो अपॉन 2 पाई 1/a माइनस 1/a प्लस बी, और प्लस दूसरे का भी तो करते, आई रो अपॉन 2 पाई 1/a minus 1/a plus b, and it simply comes out to be the answer A. इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कुछ खास नहीं करना है, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको लाइफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। यहां पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं आई अपॉन 2 पाई r² फॉर द करंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम a is। अगर आप बोलेंगे तो आई अपॉन 2 पाई r² रो आई अपॉन 2 पाई, बिकॉज ऑफ अ सिंगल वायर ये रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी, और अगर दोनों को मिला देंगे तो आई अपॉन पाई r² इंटू रो। इसलिए कहीं पर थोड़ा सा आंसर्स में कॉन्फ्लिक्ट भी है,
बट फंडामेंटली वो एक के कारण लिखोगे तो 2πr² का फैक्टर रहेगा, अगर दोनों का क्लब लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आएगी वो I/πr² के करस्पॉन्डिंग निकल, रो I/πr² के करस्पॉन्डिंग निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन AIEEE 2008 का बढ़िया सा बेसिक सा क्वेश्चन, फंडामेंटल आपके आंसर है और इसको पूछा जा सकता है। और कैसे पूछा जा सकता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को और बेहतर फ्रेम करके लाएं आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसका रिस्पॉन्स करें, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों में आपके लिए ऐप के ऊपर डिस्कशन क्लास लेकर आएंगे जहां पर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई वॉन्ट, मैंने एक बैटरी लगाई, अच्छा अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, ध्यान समझना, देयर इज इनफाइनाइट स्पेस ऑफ, अभी वहां पर क्या था, वहां पे क्या था, एक पूल था जिसमें पूल के ऊपर रखा था, मैंने कहा नहीं भैया पूल के ऊपर नहीं चलेगी बात, आप चलेंगे पूल के अंदर, पूल के अंदर एकदम बीच वाले पॉइंट पर आ गए, इसको बोला ओरिजिन, चारों तरफ पानी ही पानी, मतलब एक कंडक्टिंग मीडियम है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला हुआ पानी, बढ़िया कंडक्टिंग मीडियम है, आपने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा अब मैं वहां पर दो तार खुली छोड़ूंगा बैटरी वाली, लेकिन उसका पॉइंट डिसाइड, अच्छा ए ये जो डायमेंशन है ए ये बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे इन कंपेयर टू दीज एल, ताकि आप इस स्पेस को बहुत बहुत बड़ा मान सकें, इसमें कोई चैलेंज नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यहां से एक आई करंट एंटर करी और यहां से एक आई करंट बाहर आ गई, एक आई करंट की एंट्री एक आई करंट का एग्जिट, कहां से हो रहा है, इन दो पॉइंट से हो रहा है। ये पॉइंट कहां पर है, एक XY प्लेन में है जो मैंने मिड पे माना हुआ है, मिड में माना हुआ है, किसके मिड में माना हुआ है, एक पूल के मिड में माना हुआ है, और उसी प्लेन में मैंने दो पॉइंट और ले लिए B और C। अब मैंने आपसे पूछा है बताओ VB माइनस VC कितना होगा, ये आपकी चैलेंजर प्रॉब्लम है, इसका डिस्कशन हम लोग और बेहतर तरीके से करेंगे, प्रॉब्लम मैंने समझा दी है और उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे कई सारे बच्चे इस बात को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन वहां पर एक ही लाइन पे हो रहा था तो थोड़ा आसान भी था, यहां पर थोड़ा सा लाइन चेंज हो रही है, तो उसको किस तरीके से देखना होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ये आपकी सोच है, आपको मुझे बताना होगा, बट इजी है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे चैंपियंस का आपको बहुत आसानी से कर देंगे, और आप लोग कर रहे हो बेहतर तरीके से तो करो ना, बताना ना मेरे भाई क्या है। तो छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीबी माइनस बीसी कितना होगा, दिस इज योर क्वेश्चन, इज इनफाइनाइट कंडक्टिंग स्पेस और इसके कंडक्टिविटी आपको सिग्मा दे दी गई है, करंट आई यहां से रो, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना इन टर्म्स ऑफ आई और रेजिस्टिविटी रो, और अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स आएंगे उनके टर्म्स में। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये आपको मैं चाहूंगा कि आप इसको करके ना, लेकिन अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया जगह लेके चल रहा हूं, बहुत ही बढ़िया जगह आपको लेके चलना चाहता हूं, क्या मेरे साथ चलने को तैयार है। अब मैंने आपको इसी क्वेश्चन पे एक और बहुत ही प्यारा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, रिश्ता वही सोचना ही, रिश्ता वही सोचना ही। अब देखो क्या है, बोला गया है एक मेटल बॉल ऑफ रेडियस इज लोकेटेड डिस्टेंस आई फ्रॉम अ लोकेटेड डिस्टेंस एल, नॉट आई, दिस इज एल, L from an infinite ideally conducting plane. A space around the ball is filled with a homogeneous poorly conducting medium with resistivity rho. In the case of A that is very very less than L, find the current density at the conducting plane as a function of distance r from the ball if potential difference between the ball and the plane is equal to V. अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बार दे दिया गया है V के बराबर है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है V के बराबर है मेरे दोस्त, तो आपसे पूछा अब V के टर्म्स में बताना है आंसर, सोचना चाहते हैं। द इलेक्ट्रिक डिस्टेंस ऑन द मीडियम बिटवीन द बॉल एंड द प्लेन इज कितना होगा एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द बॉल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बॉल एंड द प्लेन इज इक्वल टू V। जरा जल्दी से क्विकली सभी बच्चे सोचेंगे, इमेज चार्ज मेथड की बातें हम लोगों ने पहले की हैं, मैं चाहता हूं आप यहां पे एक 20-25 सेकंड 60 सेकंड का पॉज लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करें। सोचा बेटा इसको, अब इसके केस को जल्दी से डिस्कस करते हैं, अगर जिन्होंने पॉज नहीं किया पॉज करके बाद देखो जरूर। अब उन्होंने करंट डेंसिटी पूछी गई है, एक कंडक्टिंग प्लेन दे दिया गया है और क्या होगा कहानी बेसिक सा पूछा गया है, जरा ध्यान से समझना क्या क्या कंडीशन अवेलेबल है। मेटल बॉल रेडियस ए है, उसको एक कंडक्टिंग प्लेन के सामने रखा गया, मतलब आपके दिमाग में इमेज चार्ज मेथड तो आ ही गया होगा, तो इसको मैं इमेज चार्ज मेथड के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो अपने पास तरीका है आई का एक सोर्स मानते हुए काम करें, तो कंडक्टिंग प्लेन के रखने से क्या फिनोमिना डेवलप हो रहा है, आइए उस बात को जरा एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं।
जब हम यहां पर बात कर रहे हैं और यहां पर मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया, अगर यहां पर एक मेरे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस ए, मेटल एक ए रेडियस का, ठीक है ना, तो यहां पर मैंने एज्यूम किया कि एक भाई, क्योंकि इसके बीच में आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। आपसे पूछा गया एक मेटल ऑफ बॉल रेडियस है लोकेटेड, आपसे पूछा गया करंट डेंसिटी कैसे वेरी करेगी, तो करंट डेंसिटी वेरी करेगी मतलब यहां से करंट निकल रही होगी। अगर यहां से करंट निकल रही होगी मतलब ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब यहां पे एक चार्ज होगा। तो अगर एक चार्ज होगा तो वी कैन कंसीडर कि भैया एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर मान लेते हैं, तभी तो करंट निकलेगा। तो ये एक मेथड, अगर आप आई मानना चाहे तो आई भी मान सकते हैं, चार्ज मानना चाहे चार्ज मान सकते हो, कि अल्टीमेटली फ्लो को हमें रोकना है, फ्लो को हमें समझाना है। यहां पे चार्ज माना थोड़ा बेहतर लग जाता है क्योंकि हमने इमेज चार्ज मेथड पढ़ा है, तो उस फिनोमिना से बात सेम रह जाएगी। तो आपने कहा देखो सर, इसका मतलब ये अगर एक कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल होगा, तो यहां से जितनी भी चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे सबके सब यहीं खत्म हो रहे होंगे। इन दिस केस वी कैन एज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल आर परपेंडिकुलर, और ये इसी की तरह खत्म हो रही होंगी, राइट। यही बेसिक फिनोमेना चलता है। मैंने कहा, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा इस केस में कंसिडरेशन की बात करें तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, हमको बोला गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब डेल्टा वी को मेरे पास तरीका दो है, भैया यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिख लो, और नहीं तो एक सिंपल सा बेसिक का हम लोगों ने जो इमेज चार्ज मेथड पढ़ा है, अब पढ़ा है तो कर ही लेते हैं कि एक लाइन की कहानी है, फटाफट निपटा ही लेते हैं। अब हमको क्या पता है भैया कि अगर यहां से एल दूरी ऊपर, कितना दूरी ऊपर बेटा, यहां से कुछ एल दूरी ऊपर कोई एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो इस कंडक्टिंग सरफेस को एज्यूम करने के लिए, थोड़ा रेडियस छोटा है, थोड़ा समझाने के लिए बना दिया है ना, हम मान सकते हैं कि एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इसके जस्ट नीचे रखा है सेम दूरी पर, ताकि ये एक इक्विपोटेंट सरफेस तरह बिहेव कर सके, राइट। और इसका लॉजिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा इमेज चार्ज का प्लीज देख लो जाके एक बार। तो यहां से ये फील्ड लाइंस ऐसे आके टर्मिनेट होंगी, और ये इसी तरह टर्मिनेट होनी जैसे लग रहा है कि यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है। अगर ये एल दूरी बहुत बड़ी है, जैसा कि हमको यहां पर दिया भी गया है कंडीशन में कि ए बहुत छोटा इन कंपेयर टू एल, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो, अगर मैं यहां का पोटेंशियल यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज, तो बोलूं कि पोटेंशियल यहां पर कितना है, तो वी एट माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू बाई ए, इस निगेटिव के कारण होगा। इसके कारण कितना होगा, आपने कहा एल और 2l जोड़ दो तो के क्यू बाई 2l, लेकिन क्या ये बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दो प्लस के क्यू बाई 2l, लेकिन ये होगा तो टेंडिंग टू जीरो ही, ये इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हट जाएगा, कोई खास फर्क नहीं। यहां पोटेंशियल कितना होगा v प्लस, तो आप बोलेंगे के कैपिटल क्यू बाई ए यहां पर हुआ, और यहां माइनस के कारण हो जाएगा माइनस का के क्यू बाई 2l। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, और ये वाला फैक्टर आपका टेंडिंग टू जीरो में एज्यूम कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2kq बाई ए, दिस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2kq बाई आगे। लेकिन हमको क्या दिया गया, इतने का पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा वी बाई 2 हो जाएगा, वी बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा kq बाई ए, क्योंकि आधे का है तो आधे का पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा। ये वैल्यू हमको वी दे रखी है। आपसे पूछा भैया बताओ यहां से किसी आर दूरी पर क्या होगा, तो आपने कहा सर इसमें क्या है, अगर मैं यहां से आर दूरी की बात करता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखनी होती तो सिंपल बोल देता कि भैया देखो इन दो कण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक यहां से ये बना लो, एक यहां से ये बना लो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगी, तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, आपने कहा एग्जैक्टली इनके बीच में परपेंडिकुलर रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो अपने को समझ में आती बात। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गए, और थीटा हो गए तो रिजल्टेंट ई नेट कितना बन गया यहाँ पे, अरे बोलो बोलो बोलो, इसको लिख सकते हैं 2e cos थीटा, खत्म। तो ई कितना हो गया, आपने कहा अगर ये दूरी है तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालूं तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, कितना हो गया, आपने लिखा के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आपने बोला कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एल अपॉन आर, तो एल बाई आर लिख देंगे, तो 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल बाई आर, इट्स कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ क्या, अच्छा के क्यू अपॉन के क्यू एल अपॉन आर क्यू, 2 के क्यू एल अपॉन आर क्यू। ये हो गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, करंट डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, जे बराबर ई बाई रो, तो अच्छा के क्यू, तो के क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हमें क्या दे दिया है, इस बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है,
तो ये अगर इसके बराबर है के क्यू बाई ए बराबर बी है, तो जैसा कि हमको गिवन है दैट के क्यू बाई ए इट इज इक्वल टू वी, तो वी कैन वेरी सिंपली से के क्यू बराबर ए इंटू बी। अरे बोल 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 बोल, मुंह खोल 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 खोल। तो मैं के क्यू क्या लिख सकता हूं, ये वाले पार्ट को रिप्लेस मार दूं ए इंटू बी के साथ, तो कितना हो गया 2 ए इंटू बी इंटू एल अपॉन आर क्यूब अपॉन रो। तो ये आ गया आपकी करंट डेंसिटी, खत्म। आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आपने कहा सर जरूरत ही नहीं निकालने की। अरे बोलो क्यों, अरे पहले निकाल लिया सर, वही तो काम करना है, आधा तो रेजिस्टेंस चाहिए अपने को। यहां से यहां का निकाला कि नहीं निकाला, कहा, अरे सर यही तो निकाला है, अरे अभी तो निकाला था मेरे भाई, ये देखो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना हमने, दो कंडक्टिंग जहां पे बीच की दूरी डी थी और डी बहुत बड़ा था, तो आपने कहा दो कंडक्टिंग के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, रो अपॉन 2 पाई है। जब दोनों को जोड़ा तो सर आधे का पूछ रहे हैं, तो आधे का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रो अपॉन 4 पाई है। मेथड वही है, आधे का रेजिस्टेंस तो निकालना है, टोटल निकाल के हाफ कर दो, खत्म। तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई है, ये आंसर आ गया। ये बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हुए हैं इरोडो के अंदर है। फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहां पे आपको सोर्स एज्यूम करना है, यू हैव टू एज्यूम द सोर्स। यहां पर आपको ये नहीं दे दे कि चार्ज पे आ रहा है, आपने कहा रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस जो है या करंट डेंसिटीज जो है वो यहां पर आप देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होंगी या क्यू चार्ज सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, तो आपको उसके साथ रिलेट करके ये कहानी समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा अब यहां पर मैं एक और बहुत शानदार चीज की तरफ आपको लेके चलता हूं, और मैं चाहूंगा इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो इरोडो का ही क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसको आप सभी लोग होमवर्क में करें। तो मैंने आपको होमवर्क में दो क्वेश्चन यहां पर दे दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन अब मैं जिधर आपको लेके चल रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है, और आई वॉन्ट कि आप सब लोग यहां पर कंसंट्रेट करें। दिस इज द केस जहां पर हम बात करने वाले हैं नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम्स, एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, सॉरी नॉन, अंग्रेजी बड़ी प्रॉब्लमेटिक। हाँ, तो एन आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा अगर कोई कंडक्टर हो जिसकी कंडक्टिविटी सेम ना हो, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग, ऐसा कोई कंडक्टर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये बनता है। दिस क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जहां पर मैं बात करूं कि अगर एडवांस्ड जेई एडवांस्ड पागल हो गया, उसे लगा कि अब कुछ ऐसा पूछते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए काम किया जाए और वहां पर बात की जाए, तो यहां पर एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको देखना भी बड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अ थिन फॉइल विद अ थिकनेस h बराबर 1 मिलीमीटर इज मेड फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक मटेरियल विद अ डिफरेंट रेजिस्टिविटीज इन टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एंड y from that a sheet of foil is cut of metallic bar in the direction characterized by the angle alpha is given as 30 डिग्री। एक ये फॉइल है जिसकी ये एक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस। फॉइल का मतलब समझ रहे हो, एक मेटेलिक शीट है लंबी सी, इसमें एक्स दिशा की कंडक्टिविटी अलग है और वाई दिशा की कंडक्टिविटी अलग है। यस, दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी जहां पे कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। जो एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं उसमें हर एक दिशा की करस्पॉन्डिंग, क्योंकि चार्जेस का मूवमेंट अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग होता है, इसलिए कंडक्टिविटी भी अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो यहां पर हमको दो केस बताया गया कि भैया एक्स दिशा में अलग कंडक्टिविटी और वाई दिशा में अलग कंडक्टिविटी है, और इस मेटेलिक शीट से होता है ना जिससे अपन लोग टीन ड्रम बना रहे हैं, सोचो ना, एक ड्रम की मोटी फॉइल आती है, उसके अपना कूलर का चद्दर बनता है, कूलर का, जिसको कई लोग हिंदी में मतलब कहीं पर अगर आप देखते हो तो गाँव में अपन चद्दर बोल देते हैं कि भैया लोहे की चादर है ये, जिससे कूलर बनता है। अब कूलर की एक मोटाई है उस चादर का, सोचो थोड़ा ज्यादा मोटा वाला है, जो मोटी टीन नहीं लगती, टीन शर्ट टाइप का लगता है, थोड़ा मोटा है। अब ऐसी एक फॉइल टाइप की है जिसकी एक थिकनेस है, ठीक है ना, तो एक बड़ी शीट थी, जैसे ये बड़ी शीट है, इससे क्या किया, एक छोटी सी फॉइल कट करी, छोटा सा एक एलिमेंट कट किया। ये किस किस एंगल पर है, आपने कहा ये है यहां पे 30 डिग्री एंगल। अब मतलब तुमने इसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें वाई भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब इसके अलोंग एक्स वाई अलग हो गया। अब तो आपने इसके बीच से कट किया, देखो ये एक, देखो ये इसकी थिकनेस यहां दिखाई पड़ रही है, इसकी थिकनेस ये एच हो गई, देख लो ध्यान से यहां पे, है ना, ताकि एक बार आपको ये दिखाई पड़ जाए पूरा। देखो पहले इस डायग्राम को बहुत ध्यान से घूरो कि यहां पर आपको
क्या ये थोड़ी मोटाई दिखाई पड़ रही? तो एक ऐसी मोटी सी एक ऐसी स्ट्रिप मैंने ले ली, इससे निकाली, आपने कहा बहुत बढ़िया। तो जब हमने यहां से एक मोटी सी स्ट्रिप निकाली बेटा, तो अब उससे क्या हुआ? तो अब बोला कि मेटेलिक बोर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ वोल्टेज U बराबर 0.1 वोल्ट, जिसका वोल्टेज कितना है? 0.1 वोल्ट का वोल्टेज है, उससे हमने कनेक्ट कर दिया। एंड कॉन्टेक्ट्स आर सोल्डर्ड टू द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, जो इसका स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन था, मतलब एक यहां पे और इसके यहां पे, इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दी, जो कि यहां पर आपको दिखाई गई है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसका क्रॉस सेक्शन h/h का क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसकी लंबाई भी h है और इधर पीछे की मोटाई भी h है, मतलब ऐसा समझना जरा एक बार। ठीक है, h और h। अच्छा भाई, find the current I measured with the ammeter A if voltmeter reading B between the two opposite side of the bar is given as V बराबर 1 into 10⁻³ वोल्ट। अगर ये रीडिंग है तो बताओ इसमें कितना करंट बह रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। Assume that anisotropic behavior in the sheet is two dimensional and any boundary effects can be neglected। कोई बाउंड्री इफेक्ट आपको नहीं लेना है। साइज ऑफ द बार इज गिवन एज h क्रॉस h क्रॉस l, मतलब ये डायमेंशन h क्रॉस, वेयर l इज 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे दी गई। रेजिस्टिविटी अलोंग द x इज इक्वल टू गिवन एज रो x बराबर 1 into 10⁻⁸ ओम पर मीटर। ठीक है ना, ये y की नहीं है, सिर्फ x की गिवन है, बाकी की निकालनी है अपने को। तो वन फैक्टर इज नॉट गिवन, एक एक्स्ट्रा यहां पर आ गया ये। ठीक है, चलो, तो सिर्फ x के फैक्टर्स गिवन है और यहां पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है। अब आपसे बोला कि चलो कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगी। पहले क्वेश्चन को समझो, डाइजेस्ट करो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं, पॉज कर लो। अब हमसे क्या बोला गया पहले समझो। एक ये है, एक ये है, ना? अब भावनाओं को समझेंगे सभी लोग। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसके बीच में यहां पर एक बैटरी लगी हुई है और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब जो यहां पर आएगा तो आपने कहा सर इसका मतलब यहां पर हमको जो दिया गया, पहले सोचना जरा ध्यान से, क्योंकि अब यहां पर एक्स और वाई एक्सेस डिफाइन करना बहुत चैलेंजिंग है। एक्स और वाई एक्सेस अगर आपने डिफाइन कर ली तो मजा आ जाएगा। देखो ये करंट की दिशा है, तो इसके दिशा से 30 डिग्री एंगल पर ये एक्स बनेगा और इसके परपेंडिकुलर वाई बनेगा, इसके डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे। ये समझ में आ रहा है क्या? एक्स और वाई, पहले इसको देखो, इज इट क्लियर? तो 30 डिग्री नीचे की तरफ एक्स है, तो मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं यहां बात करता हूं और करंट यहां पर कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर इस जगह पर यहां पर ये अपना सिग्मा एक्स बनेगा और ये अपना कुछ सिग्मा वाई बनेगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था एक्स एक्सिस का इसके साथ। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये सिग्मा एक्स हो गया। इसका मतलब जिस दिशा में कंडक्टिविटी होगी उसी दिशा की हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो अपना काम बेहतर हो जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमेशा एजम्पशन इसी दिशा में लेना चाहिए। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक EX ऐसे हो जाएगी और एक EY ऐसे हो जाएगी। आपने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या पता है? तो मैंने कहा यार देखो मुझे सिंपल सी चीज पता है कि जो J वेक्टर होगा इट्स सिंपली इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब मेरे को क्या क्या चीजें नोन है और क्या क्या चीजें नोन है। आपने कहा सर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे को पता है, और यहां पर अपनी कहानी अपने को देखनी है। तो अब यहां पर दो चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू द फ्लो ऑफ करंट। बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब अगर मैं यहां आपसे बात करता तो ध्यान से देखना, इस दिशा में यहां पर अगर मैं बोलूं तो ध्यान से समझना बेटा क्या मैं बोल रहा हूं। EX का ये साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा और EY का ये ऊपर वाला कंपोनेंट साइन 60 डिग्री बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल रहा है, आपने कहा यस मिल रहा है। कितना मिला पोटेंशियल ड्रॉप? आपने कहा सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है 1 into 10⁻³ वोल्ट्स का। फाइंड द करंट आई मेजर विद द मीटर इफ द वोल्टमीटर रीडिंग बिटवीन द टू अपोजिट साइड ऑफ द बार इज गिवन एज दिस वन। तो अगर ये रीडिंग हमको मिल रही है तो हमारे पास बताओ, तो आपने कहा सर देखो डेल्टा V
तो आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां मानता हूं तो EX का साइन कंपोनेंट और EY का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये डेल्टा V के बराबर आएगा। तो आपने कहा देखो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो EY का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया EY साइन 60 डिग्री माइनस EX साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट कितनी हो गई H। तो इसके परपेंडिकुलर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं तो E परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, EY साइन 60 माइनस EX साइन 30 डिग्री, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर वाली बनी। और इसके अलोंग की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, मैं यहां लिख दे रहा हूं E पैरेलल, तो आप बोलेंगे EX कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस EY साइन ऑफ 30 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, सॉरी EY कॉस ऑफ 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर मैं यहां बोलता तो ये डेल्टा V कितना दे दिया गया, आपने कहा ये डेल्टा V आपको दे दिया गया 1 - 3 वोल्ट, तो 1 × 10⁻³ वोल्ट, ये मिल गया आपको। डेल्टा V अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स कितना है, आपने कहा सर ये वाली बैटरी आपको दे रखी है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपने कहा ये हमको दे रखा गया है 0.1 वोल्ट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहां पे भी लिख देते हैं। तो यहां अपने पास आ गया EX कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस EY कॉस ऑफ 60 डिग्री इनटू, अब क्योंकि ये L लंबाई पर है, करंट स्टेडी स्टेट पे यूनिफॉर्म होगा बेटा, इट शुड बी इक्वल टू 0.1 वोल्ट। आपने कहा कि सर डेल्टा V ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल हो गया। अगर मैं बात करूं I परपेंडिकुलर, तो आपने कहा सर कोई करंट इसके ऊपर नहीं, तो इट शुड बी 0। तो इसका मतलब सिग्मा इंटू EY साइन ऑफ 60 डिग्री सिग्मा Y माइनस सिग्मा X इंटू EX साइन ऑफ 30 डिग्री। अब करंट की बात करते तो सिग्मा X और EX के फॉर्मेट में आता, मतलब अगर मैं यहां पर J लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम अलग से करेंगे। तो J बराबर अगर मैं यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वी कैन वेरी सिंपली से J बराबर सिग्मा X इंटू EX प्लस सिग्मा Y इंटू EY। तो EX EY को मैंने दो वेक्टर जोड़ दिए, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाले में तो करंट कुछ फ्लो नहीं कर रही, इसके ऊपर तो कोई करंट नहीं है, जिसका मतलब यहां पर नेट करंट 0 होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इस रास्ते में कुछ करंट फ्लो करेगी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आई जो पैरेलली मूव कर रही होगी, इट कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा Y EY कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस सिग्मा X EX कॉस ऑफ 30 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा V, मतलब सॉरी इसमें करंट की बात है तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा H², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिग्मा हो गया मल्टीप्लाइड बाय H², इट शुड बी इक्वल टू I, ये I के बराबर आएगा। क्या पहले ये बेसिक कहानी जो है ये आपको समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी किसी के मन में? यही इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को समझना है। देखो अब यहां पर अपने को समझा जाए तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो अपने पास क्या क्या चीज है बेटा। आपने कहा देखो सर हमको सिग्मा, अब यहां पर नोन क्या क्या है ये समझ लो बेटा। नोन आपको सिग्मा एक्स नोन है। अननोन क्या है, आपने कहा अननोन है हमारे पास EX EY J पैरेलल, सॉरी मतलब I पैरेलल, सॉरी आप ये लिख दिए I पैरेलल और सिग्मा Y। चार वेरिएबल है और चार इक्वेशंस है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इन दो वेरिएबल को पकड़ सकता हूं। H 10 सेंटीमीटर है और ये 10 के ऊपर है, तो यहां से अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो वी कैन वेरी सिंपली से, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर EY साइन 60 डिग्री माइनस, अब बेटा ये समझना क्योंकि हमें पोटेंशियल में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव नहीं दिया, इसलिए मैंने आपसे बोला था मैग्नीट्यूड समझना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यूज जो है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि भैया पता नहीं सर ये वाली EY साइन 60 डिग्री बड़ी है कि EX तो परपेंडिकुलर में कौन बड़ा है कौन छोटा हमको नहीं पता, और इसमें भी नहीं बताया गया कि वोल्टेज की वोल्टमीटर की पोलैरिटी क्या है, तो कौन सा हाई वोल्टेज है कौन सा नहीं पता। तो अपन ने कहा ठीक है अपन वैल्यूज को समझ लेते हैं। तो EX साइन 30 डिग्री माइनस EY, तो आपने कहा EY अगर मैं इन दो को सिंप्लीफाई करूं तो EY √3 हो गया, EY √3
माइनस ई एक्स, इट शुड बी इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा अपने को, एच 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 एल 10 सेंटीमीटर है, और एच कुछ मिलीमीटर में था, कहीं लिखा था 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर और ये हो गया, तो अगर हम यहां पर बात करते तो ये हो गया बेटा अपने पास 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 मिलीमीटर। तो अगर मैं सिंपलिस्टिक तरीके से देखूं तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू 10 की पावर माइनस 3 और ये 1 टू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। दोनों के फैक्टर्स अगर हम यहां पर कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 अपॉन एच 10 की पावर माइनस 3, ये तो निपट ही जाएगा। ये ई एक्स यहाँ का बाई रूट 2, दोनों का बाई 2 यहां आ गया, और प्लस माइनस साइन मैंने और लगा दिया। यहां पर क्या हो गया, ई एक्स कॉस 30 डिग्री का मतलब हो गया रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 प्लस ई वाई 1 बाई 2 कॉस 60 1 बाई 2, इट शुड बी, ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, और यहां पे 0.1 है मतलब 10 की पावर माइनस 1, और 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये बन गया अपने पास इक्वेशन, यहां पर आ गई ई वाई रूट 3 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, और यहां बन गया ई एक्स रूट 3 प्लस ई वाई इट इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। अगर अब मैं देखूं यहां पर, तो ऊपर अगर मैं रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3 ई वाई बन जाएगा, और 3 ई वाई माइनस रूट 3 ई एक्स, और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वी कैन वेरी सिंपली से 3 ई वाई और प्लस, तो 4 3 ई वाई यहां पर बनेगा, और ये 4 ई वाई यहां बन जाएगा, और प्लस माइनस 2 तो 2 रूट 3 अपॉन 2 बन जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा इसको, और सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों ने यहां पे लिख लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं इधर लिखना शुरू कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशंस है थोड़ी सी, ई वाई रूट 3 माइनस ई एक्स इट इज इक्वल टू 2, और यहां आ गया ई एक्स रूट 3 प्लस ई वाई इट इज ऑल्सो, ये यहां पे बेटा प्लस माइनस 2 में भी हमें कंफ्यूजन है, तो इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या वैल्यूज बन सकती हैं, क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। आपने कहा देखो सर, अगर मैं यहां बात करता हूं तो मैं अगर यहां पे रूट 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया यहां पे रूट 3, ये भी आ गया रूट 3, और ये भी आ गया रूट 3, तो ये हो गया 3। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है। अगर हम यहां पे बात करें तो ये से ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का ई एक्स रूट 3 और माइनस का है, तो माइनस का ई एक्स और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 4 टाइम्स ऑफ ई एक्स इट कम्स आउट टू बी, ये हो गया बेटा 2 माइनस 2 रूट 3, और यहां आ गया आपका माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ई एक्स। तो अगर मैं ई एक्स की बात करूं तो ई एक्स बराबर क्या बन गया बेटा, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 ई एक्स। अगर मैं ई वाई की बात करता तो बोलता कि देखो यार ये 3 है और ये माइनस माइनस जुड़ेगा, तो अगर मैं 3 की बात, अच्छा सॉरी, यहां पे प्लस माइनस 2, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहां पे प्लस माइनस 2 की मिस्टेक, मैंने दोनों चीजें लिखनी थी, प्लस माइनस 2, तो इधर जाएगा तो रूट 3 इधर आ जाएगा, और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब 4 नीचे आ जाएगा तो माइनस 1, क्योंकि आपने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ई वाई क्या बनेगा, आपने कहा सर ई वाई की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन द अपर सिनेरियोस, तो ये रूट 3 यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पर आपका रूट 3 बन गया, और यहाँ पर आपका 2 रूट 3 ऊपर वाले फैक्टर पे आ जाएगा। ई वाई रूट 3, ई वाई रूट 3 को अगर आप यहाँ पे 3 ई वाई बन जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वी कैन वेरी सिंपली से द 4 टाइम्स ऑफ ई वाई इट इज सिंपली इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 और प्लस का 2। अब अगर मैं यहां ई वाई की बात करता तो इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई 2। अच्छा, अब ई वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ई वाई की दिशा तो आगे तरफ रहने वाली, तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती वैल्यूज। तो आपने कहा सर इसका मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ये साइन जो रूट 3 का साइन होगा 2 रूट 3 के साथ प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस रूट 3, तो ये प्लस आना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू जुड़ के आएगी, क्योंकि रूट 3 तो बड़ा हो गया, यहाँ पे 1 छोटा हो गया। इसका मतलब हमने यहां पर जो ये साइन प्लस माइनस की साइन की हम बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी द प्लस ओवर हियर। अगर यहां पर प्लस होता तो मेरे पास सारी फिगर्स क्लियर बन जाती। तो यहां से
ई वाई, और यहां पर अगर ये प्लस होगा तो मैंने माइनस प्लस प्लस, तो मैंने प्लस को कंटिन्यू किया तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहां पर प्लस रह जाएगा। तो ई वाई शुड बी इक्वल टू √3 + 1/2 और ई एक्स शुड बी इक्वल टू √3 - 1/2। बेटा दिस फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये सोच के चलना, ये फैक्टर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ई वाई जो है, इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव साइन रहा होगा तभी है, इसका मतलब इसके नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर देंगे तो यहां पर आपका नेगेटिव इधर आ जाएगा क्योंकि वहां पर माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ था और यहां का प्लस बच जाएगा। तो ई वाई और ई एक्स की वैल्यू अपने पास निकलकर सामने आ जाएगी। ई वाई ई एक्स निकल के आ गए, √3 + 1/2 और √3 - 1/2। तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो अगर ई वाई ई एक्स आगे निकल के, तो मेरे पास अब यहां पर तो ये फैक्टर 0 है तो सिग्मा वाई यहां से निकल के आ जाएगा। तो इस फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3 वी कैन कैलकुलेट द सिग्मा वाई ऑल्सो। तो जल्दी से आ जाइए, सिग्मा वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, सिग्मा वाई ई वाई साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा एक्स ई एक्स साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा वाई निकालना है, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आपको दिया गया है, एक्स में कितना दिया गया था बेटा 1 × 10 की पावर समथिंग 1 × 10 की पावर -8, तो 1 × 10 की पावर -8 है ये, आ जाओ 1 × 10 की पावर -8 और EX कितना हो गया, आपने कहा X डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इट सिंपली डिफाइंड एज √3 - 1/2 अपॉन Y डायरेक्शन की हो जाएगी √3 + 1/2 और एक √3 और नीचे आ जाएगा, ये आपका सिग्मा वाई बन जाएगा। वी कैन सिंपली कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा वाई आ गया, ई वाई आ गया, ई एक्स आ गया, and we can put all these values into this situation. सिग्मा वाई ई वाई सिग्मा एक्स ई एक्स सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो मेरे पास यहां पर आई पैरेलल निकल के आ जाएगा, जो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कुछ 42 समथिंग निकलकर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, 42 के लगभग समथिंग वैल्यूज निकलकर आ जाती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है, डिस्कशन अगेन, बट यहां पर इससे आप बहुत सारे कंसेप्ट पिक कर सकते हैं जो आपको देखने चाहिए कायदे से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन मैंने INPHO ट्रेनिंग कैंप वगैरह में मैंने कुछ डाले थे, आप वहां पे भी देख सकते हो अगर आप पूरा डिटेल सॉल्यूशन ही चाह रहे हो। कैलकुलेशन सिंपल है, बस ये कैलकुलेशन अब आपको करनी है, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो लंबा लंबा जाएगा और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है। दीज आर द एक्चुअल फिनोमिना जो अपने को देखने हैं। और इसी पर बेस्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं आपको चाहूंगा कि जो बच्चे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल उठना चाह रहे हैं तो ये INPHO 2011 का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बट ओनली फॉर दोज जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नीड नहीं है, आराम से किया जा सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ग्रिड स्टैंडर्ड ग्रिड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई जगह आप लोगों ने किया है और हम लोग भी कर रहे हैं, तो ग्रिड प्रॉब्लम को भी स्टैंडर्ड तरीके से देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है बेटा, अब ग्रिड प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड जो रोटेशन है इसमें क्या क्या कह रहा है समझो, कि एक बहुत बड़ी जाली है, उसमें हमने 2 जगह कहीं पे करंट छोड़ दी, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच हमने करंट छोड़ दी। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर किसी एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, तो किन्हीं 2 के बीच का रेजिस्टेंस R है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है जिसके थ्रू हम लोग सारी बातें करते हैं। तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर अबाउट कि मैं एक मान लेता हूं कि एक फर्स्ट और 3 के बीच में हमने बैटरी लगा दी, जैसा 3 के साथ होगा वैसा ही 4 के साथ होगा। 2 तो काफी आसान हो जाता है, बट फर्स्ट 1 और 3 को हम लोग देख लेते हैं तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। अब आपसे सोचा जाए तो अगर बैटरी का ऐसे लगा दिया, इसका मतलब करंट एक जगह से जा रहा है, मतलब करंट आई यहां से आएगा और यहां से बाहर आ जाएगा, भाई यही तो है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या सजेस्ट किया बेटा हम लोगों को, बताओ कि करंट एक जगह से जाएगा तो पूरे में बढ़ जाएगा, एक जगह पर आएगा तो पूरे से निकल कर आ रहा होगा, यही तो कहानी है। तो अगर आई करंट यहां आया तो लेट्स अज्यूम इट एज अ सोर्स, तो मैं पहले 1 को एज अ सोर्स मान रहा हूं, तो 1 क्या हो गया, सोर्स ऑफ करंट हो गया। 1 क्या हो गया बेटा, सोर्स ऑफ करंट हो गया। तो अगर 1 एज अ सोर्स ऑफ करंट मैंने मान लिया
तो एक आई करंट यहां से अंदर गया, कहां कितने बटेगा, कितनी चांस, एक का दुक्का तिक्की चौकी पंजी छक्की, तो 6 है। तो आपने कहा सर इसका मतलब I/6 चारों दिशाओं में बढ़ जाएगी। इन सभी दिशाओं में कितनी करंट बढ़ गई, I/6, क्योंकि यही एक सोर्स है और ये इनफाइनाइट है। तो चारों दिशाएं कैसी हैं, सिमेट्रिकल डायरेक्शंस हैं आगे की तरफ। अब सोचो कि I/6 हर एक इस जंक्शन में पहुंच गई, मतलब ये सारे जंक्शन जितने भी हैं सब पर कितनी करंट पहुंची, I/6 पहुंच गई। अब जब ये करंट I/6 यहां पहुंचेगी तो इसके पास कितने बटने के चांसेस, आपने कहा 1 2 3 4 5, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यहां से I/5 है, तो I/6 इधर से आई और 5 बढ़ गई, तो I/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 कितना हो गया, I/30। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 से 3 आ रहा हूं तो I/6 इसमें चलूंगा और I/30 इसमें चलूंगा। अगर मैं यही सेम चीज मान लेता बेटा, और मैं यही सेम प्रॉब्लम आपको समझाने की कोशिश करता बेटा, मेरे ध्यान समझना, कि भाई अगर 3 को एज अ 3 को मान लू एज आई आउट, ये आई इन मान लिया, सोर्स है तो ये यहां से आई बाहर जा रही। तो अगर 3 से आई बाहर जा रही होगी तो 3 पे करंट कैसे आएगी, तो आपने बोला सर अगर यहां से आई करंट आनी है तो मतलब चारों दिशाओं से I/6 आएगी, तो यहां से I/6 आ रही होगी। और अगर इधर I/6 जा रही है और चारों तरफ से इसमें बराबर करंट आनी है तो इसका मतलब I/6/5 यहां से आई होगी। अरे बोलो हाँ या ना। अब सोचो कि इन दोनों को मैं सुपरपोजिशन कर रहा हूं, तो मतलब अगर मैं यहां पर बात करता तो इन केस ऑफ सुपरपोजिशन अगर मैं दोनों मान लूं कि यहां से आई आ रही है और यहां से आई जा रही है, तो आई के आने से इसमें करंट कितनी थी, I/6, और इसमें कितनी थी, I/30। तो टोटल करंट कितनी हो गई, तो अगर मैं फ्रॉम 1 to 2 चलूं, एज्यूम करूं कि यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, V माइनस I/6 प्लस I/30 इंटू आर, माइनस अगेन इसमें भी I/6 प्लस I/30 दोनों को सुपरपोजिशन इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। अरे बोलो यही तो हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आता है कि नहीं आता। तो अगर मैं यहां पर टोटल करंट की बात करता तो वी कैन वेरी सिंपली से द वी शुड बी इक्वल टू I/6 प्लस I/30 कितना हो जाएगा, 6 और 3, इसको लिख सकते हैं 5 1 6 5 30 ना, 5 1 6, तो I/5 बनेगा ना ये, तो I/5 तो 2I/5 आर बन गया। तो V बाई आई यही तो अपना आर इक्विवेलेंट होगा और इट शुड बी इक्वल टू 2R/5। तो एक बेसिक सा आंसर बहुत आसान तरीके से आपके सामने आ गया और बेसिक तौर पे हम लोग इसको बात कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं, जिसपे आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अगेन INPHO 2011 की बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जहां पर आपको कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शंस में, अगर सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई मतलब टेंसर क्वांटिटी को एज अ कनेक्टिविटी देखा जाए, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो INPHO के सॉल्यूशंस के उसमें हमने डाले भी हैं वीडियो सॉल्यूशंस जो INPHO के हैं, आप इसको सॉल्व कर देख भी सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं। बट जेई एडवांस के लिए ज्यादा रिलेवेंसी आपको ये वाला पॉइंट ज्यादा रखेगा, जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बेहतर तरीके से देखना चाहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, होपफुली आपको काफी मजा आया होगा और कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। होमवर्क में बेटा प्लीज 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 सॉल्व चैलेंजर प्रॉब्लम, ये जरूर करें और मुझे सॉल्यूशन बताएं, ताकि और मजा आ सके और ये समझ में आए कि मैंने आपको सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी 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 ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।